हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास के केमिस्ट्री पोर्शन के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एक वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक ऐसा नया पदार्थ बनता है जिसका रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म बिल्कुल भिन्न होते हैं। यहाँ इसने उदाहरण के लिए लिया है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस दोनों जल करके जल का निर्माण करते हैं। उपरोक्त समीकरण में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। यहाँ जल एक यौगिक है जिसकी रासायनिक संरचना एवं गुणधर्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से भिन्न है। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला लक्षण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के बीच पुराने आबंध टूट कर नए आबंध बनते हैं। दूसरी लक्षण है इसमें केवल परमाणुओं की पुनः व्यवस्था या रीअरेंजमेंट होता है। तीसरा लक्षण है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। चलिए आपको समझाते हैं इसमें। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके उदाहरण के ही हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब दोनों जलती हैं तो जल का निर्माण होता है। जैसा कि इसने बताया कि पुराने आबंध टूटते हैं। हाइड्रोजन के अणु में H आबंध है और ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन के साथ दूसरे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। जब यह अभिक्रिया आती है तो हाइड्रोजन के बीच का आबंध टूटता है। ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन के बीच दोनों आबंध टूटते हैं और परिणाम स्वरूप HOH एक नया पदार्थ बनता है। यह यौगिक जल है। इसका रासायनिक संगठन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। दूसरा लक्षण इसने बताया कि एक रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। यहाँ हमारी अभिक्रिया में दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस और जो बनने वाला पदार्थ है वो जल यानी H2O। अगर हम देखते हैं यहाँ कोई नए एटम नहीं आते किसी दूसरे एलिमेंट के। वो एलिमेंट जो किसी भी रूप में अभिकारकों में विद्यमान है, अभिकारकों में जो तत्व हैं उन्हीं के परमाणु जो हमारे उत्पाद हैं उनमें होते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु है और ये यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु है और ऑक्सीजन का। इनसे भिन्न कोई भी परमाणु नहीं है। इस प्रकार अगर हम देखें तो ये रासायनिक अभिक्रिया एक परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था है। अगली बात हम करते हैं अवस्था में परिवर्तन। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और उससे बनने वाला जो जल है वो क्या है? तरल अवस्था में है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं रंग में परिवर्तन की, जब लोहे पर जंग लगता है तो उसके ऊपर एक भूरे रंग का पदार्थ बनता है। इस भूरे रंग के पदार्थ का सूत्र होता है Fe2O3XH2O। जी हाँ, यह है जंग का रासायनिक सूत्र है। यह एक नया पदार्थ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ जब लोहे का जंग लगने के कारण रंग बदलता है तो यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऊष्मा का उत्पन्न होना एवं अवशोषण होना। अगर हम बात करें कोयले की, जब कोयला जलता है, कोयले के जलने के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। साथ में आपने सभी ने देखा भी है ऊष्मा, यानी हम जब जलते हैं, कोयला जलता है तो एक तपत में महसूस होती है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। साथ के साथ इसमें प्रकाश भी उत्पन्न होता है। हमारे पास अगर हम बात करें आगे, ऐसे क्रियाकलाप भी हैं जिनके द्वारा हम अपने अभिक्रिया में होने वाले जो विभिन्न परिवर्तन हैं, जो लक्षण हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी गतिविधि है मैग्नीशियम के रिबन के साथ। हम एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर वायु में संपर्क में आ जाने के कारण मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। यह मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम के रिबन को जलने से रोकता है। इसलिए जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसको जलाने से पहले सैंड पेपर यानी रेग मार्क से उसको जब साफ़ किया जाता है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाती है और वह सुगमता से जलता है। जब हम मैग्नीशियम के रिबन को सावधानी से चिमटे से पकड़ करके जलाना शुरू करते हैं तो यह एक बहुत
तेज सफ़ेद प्रकाश के साथ जलना शुरू करता है और मैग्नीशियम रिबन के जलने से एक सफ़ेद रंग का चूर्ण बनता है। इसे हम निम्न समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ समीकरण दी है Mg प्लस O2 और यहाँ हमें प्राप्त होता है MgO और साथ में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। यह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, अगर हम बात करते हैं, ये एक मैग्नीशियम रिबन का प्रतीक है Mg और ऑक्सीजन के साथ जब ये क्रिया करता है Mg के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ती है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2 प्लस और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2 माइनस, तो दोनों जुड़ेंगे तो MgO बनेगा। ये एक क्रियाकलाप है जिसके द्वारा हम रासायनिक परिवर्तन में उत्पन्न होने वाले प्रकाश और ऊष्मा के उदाहरण को दर्शा सकते हैं। दूसरा क्रियाकलाप है हमारा, इस क्रियाकलाप में हम एक प्रणाली में लेड नाइट्रेट का जलीय घोल लेंगे और थोड़ी सी मात्रा में पोटाशियम आयोडाइड का जलीय घोल लेंगे। दोनों प्रणालियों में जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का जो जलीय घोल है वह PbNO3 होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट एक रंगहीन पदार्थ है जैसा यहाँ दिखाया गया है, और पोटाशियम आयोडाइड का जो जलीय घोल है वह भी रंगहीन है। जब दोनों को मिलाया जाता है, दोनों के मिलाने के कारण से एक पीले रंग का अवक्षेप बनता है। यह पीले रंग का अवक्षेप लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स अवक्षेप बनने के कारण बनता है। इस क्रिया के द्वारा हम दर्शा सकते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके रंग में परिवर्तन भी घटित होता है। तीसरी गतिविधि के द्वारा हम दर्शाएंगे कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो गैस उत्पन्न होती है। इसको दिखाने के लिए हम एक शंकु के आकार का फ्लास्क लेंगे, उसमें थोड़ी सी मात्रा में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे और उसके तली में दानेदार जस्ते को जब हम डालते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती दिखाई दे रही है। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करता है, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करता है, ये है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। 2 HCl यहाँ क्रिया करते हैं। ये एक जिंक की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ये ZnCl2 बनाएगा, ZnCl2। और ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ मुक्त होती है। इस क्रियाकलाप से ये क्लियर होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आती है तो उसमें कभी कभी गैस भी बनती है। यहाँ हमने इसके अंदर देखा है, इस अभिक्रिया में जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अभी हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम हैं। किसी भी रासायनिक परिवर्तन को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के 2 मुख्य अवयव अभिकारक और उत्पाद हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और उत्पाद को दाएं तरफ यानी राइट हैंड साइड रखा जाता है और इनके बीच में एक तीर का निशान दिया जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। एक जो रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जब यहाँ आता है उत्पाद, मैंने बताया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक समीकरण के 2 भाग हैं। एक तो पहला भाग है अभिकारक, पहला भाग क्या है अभिकारक, और दूसरा भाग क्या है उत्पाद। दोनों के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में जो रखा जाता है वो होते हैं अभिकारक यानी, और तीर के राइट हैंड साइड में जो चीज़ जो दर्शाए जाते हैं वो कहते हैं उत्पाद। यानी अगर हम बात करते हैं उदाहरण लेकर के, कोयले के साथ हमने कोयले को ऑक्सीजन के साथ जलाया और जब हमने इसको जलाया तो CO2 गैस उत्पन्न हुई। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं अभिकारक हैं। और अभिकारक जब ये क्रिया करते हैं तो जो प्रक्रिया घटती है उसको हम तीर के निशान के द्वारा दर्शा रहे हैं कि प्रक्रिया हो रही है, और उसके बाद में CO2 जो बना ये हमारा क्या है
उत्पाद। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेतों के माध्यम से दर्शाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को करने वाले जो पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो तीर के निशान से लेफ्ट हैंड साइड रखे जाते हैं। और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वह उत्पाद कहलाता है, और यह तीर के राइट हैंड साइड रखा जाता है। अगला ये है कि अगर किसी अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हैं तो क्या होगा, और एक से अधिक उत्पाद बनते हैं तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे। इन्हें दिया कि यदि रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हैं तो उनके नाम या संकेत के बीच जमा का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक इसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक उत्पाद बनते हैं तो उन उत्पादों के नाम या संकेतों के बीच जमा का चिन्ह लगाया जाता है। और यदि समीकरण में केवल अभिकारक और उत्पादों के नाम ही लिखे जाते हैं तो इसे हम शब्द समीकरण भी कहते हैं। जिस प्रकार यहाँ दिया हुआ है, एक रासायनिक अभिक्रिया जो हमने ऊपर की थी उसमें संकेत नहीं दिए, यहाँ उसने लिखा हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन, और ये तीर का निशान जैनी प्रक्रिया होने के उसको दर्शा रहा है, और जिसके परिणाम से क्या बना, जल और ऊष्मा। जब भी रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है तो रासायनिक समीकरण में उत्पादों को बाईं तरफ और उत्पादों को तीर के दाईं तरफ राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। एक से अधिक अगर कारक हैं तो उनके बीच में जमा का निशान लगता है। यदि उत्पादों की भी संख्या एक से अधिक है तो उनके बीच में भी जमा का निशान लगता है। जब हम कोई समीकरण लिखते हैं तो उसमें अगर हम संकेतों का प्रयोग नहीं करते, केवल जो क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उनके नाम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, जमा में हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन, जमा में क्या लिखा हमने, ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जल, और साथ में क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। इसमें यह भी एक समीकरण है, लेकिन इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया है, अभिकारकों के नामों का इस्तेमाल किया है, उनको शब्दों में लिखा है, ना कि हमने उनके संकेत लिखा है। जबकि एक समीकरण में हम उनके संकेत लिखते हैं H2 + O2, और ये क्या दे रहा है हमें, H2O। अगली बात, जब कभी कोई भी अभिक्रिया होती है उसको जब हम समीकरण से दर्शाते हैं तो अभिकारकों और उत्पाद की जो अवस्था है, ठोस द्रव गैस, उसको हम उनके संकेतों के आगे कोष्ठक में रखते हैं। जिस प्रकार अगर हम उदाहरण करते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद हमें CaO प्लस में CO2 प्राप्त होता है। यहाँ जब हम समीकरण को लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में है, इसलिए ब्रैकेट में इसके संकेत के नीचे या इसके आगे हम ब्रैकेट में स्मॉल s लिखते हैं, जिसका अर्थ है ये ठोस अवस्था में है। जब उत्पाद की बात करते हैं CaO, यह भी एक ठोस अवस्था में मिलने वाला पदार्थ है, इसलिए इसके संकेत के नीचे ब्रैकेट में हमने स्मॉल s लिखा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए ब्रैकेट में इसके नीचे G का संकेत, G यानी गैस लिखा। फिर हम इसके नाम लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये इसका नाम। और यहाँ ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ भी इसका नाम लिखेंगे, इसके संकेत के नीचे कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके नीचे हम इसका नाम लिखेंगे कार्बन ऑक्साइड। यानी जब हम कोई भी रासायनिक समीकरण रखते हैं तो उसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी अभिकारकों के संकेतों के आगे ब्रैकेट में उनकी अवस्थाएं, ठोस द्रव या गैस, ठोस के लिए ब्रैकेट में स्मॉल s, द्रव के लिए स्मॉल l और गैस के लिए स्मॉल g लिखा जाता है। और फिर उन संकेतों के नीचे उनके नाम लिखे जाते हैं। कभी कभी कुछ समीकरण ऐसी होती हैं जिनमें होने वाला जो रासायनिक परिवर्तन है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वह कुछ विशेष परिस्थितियों में होती हैं। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में या गर्म करने पर उसको क्रिया को किया जा सकता है। इन विशेष परिस्थितियों को, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति या किसी तरह से ऊष्मा की आवश्यकता उस क्रिया को करने के लिए जब रहती है, तो उनको हम तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। देखिए
अभी मैं बता रहा हूँ। अगर हम एक बात करते हैं C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज है। पौधों के अंदर एक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भूमि से जल लेते हैं, और ये सूर्य के प्रकाश में, ये क्या गया? सूर्य का प्रकाश, और एक साथ होता है पर्णहरित, जो आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा, पर्णहरित की सहायता से। ये हम तीर के ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं, और फिर C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो अगर कोई ऐसी क्रिया जिसके अंदर कोई उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, तो वह भी हम तीर के निशान के ऊपर, यानी ये क्या है? अभिकारक है, और ये क्या है? उत्पाद। अगर यह अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की क्रिया में हो रही है तो उत्प्रेरक का नाम तीर के ऊपर रखा जाएगा। अगर यह क्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में, यानी गर्म करने के कारण से हो रही है, तो तीर के निशान के ऊपर त्रिभुज का निशान या फिर ऊष्मा लिखा जाता है। देखिए यहाँ हमने लिखा है रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी कोष्ठक में दर्शाया जाता है। विभिन्न अभिकारक और उत्पादों के संकेतों के नीचे उनके नाम भी लिखे जाते हैं। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में होती है। यह विशेष परिस्थितियां ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि हो सकती हैं। यदि रासायनिक अभिक्रिया में कोई विशेष परिस्थिति जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक हो तो उसे तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पादों में विद्यमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या सदैव समान होती है। हम एक अन्य उदाहरण से इस बात को समझते हैं। ये एक अभिक्रिया दी हुई है। इस अभिक्रिया में यहाँ फेरस सल्फेट है। ये जो फेरस सल्फेट है FeSO4, ये ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था को हमने ब्रैकेट के बीच में ब्रैकेट में स्मॉल s के रूप में दिखा रखा है। फेरस सल्फेट का सूत्र है FeSO4, जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है। इसका नाम फेरस सल्फेट हमने नीचे लिखा हुआ है। जब हम देखते हैं इसको, ये गर्म करने पर टूटता है, तो तीर के निशान के ऊपर हमने यहाँ हीट लिखा हुआ है। जब इसको गर्म किया जाता है तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, यानी तापीय खंडन, ये विखंडित हो जाता है। और इसके बाद जो बनता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। सूत्र है Fe2O3, ये हमने यहाँ लिखा है। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, FeRRIC फेरिक ऑक्साइड। ये हमने इसके सूत्र के नीचे लिखा हुआ है। और ये अवस्था में ठोस होता है, इसलिए हमने ब्रैकेट में स्मॉल s लिखा हुआ है। इसका रंग भूरे रंग का होता है यह पदार्थ, इसलिए हमने इसके रंग को भी ब्राउन इसके नीचे लिखा हुआ है। फिर दूसरा उत्पाद बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसका सूत्र है SO2, और ये गैस है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर हमने स्मॉल g लिखा हुआ है। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, इसलिए हमने इसका नाम लिख दिया। और इसका रंग जो होता है पेल ग्रीन होता है। एक अन्य उत्पाद जो बनता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये इसका संकेत हमने लिखा है। और इसके ये यहाँ प्रिंटिंग में ये यहाँ चला गया है, तो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड ये यहाँ चला गया। इसके नीचे आना चाहिए था SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, प्रिंटिंग एरर है। और इसकी अवस्था है गैस, G हमने लिखा हुआ है, और ये ब्राउन कलर की गैस है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को जब हम उसको समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं उनको संकेतों के रूप में तीर के निशान से पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। उनके संकेत के नीचे उनका नाम, और फिर उनके आगे ब्रैकेट में उनकी अवस्थाएं, और उसके साथ साथ अगर उसका रंग कोई विशेष है तो वह रंग हम उसके नीचे लिख देते हैं। इस प्रकार से एक संपूर्ण जो समीकरण है उसको दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ हमने एक अच्छे दूसरे तरीके से इसको समराइज़ किया है। ये शब्द समीकरण है जहाँ पे हमने सिर्फ संकेत लिखा, भाग लेने वाले जो अभिकारक उनका नाम लिखा है जिंक जमा में सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीर के निशान के बाद में ये बना है हमारा उत्पाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये शब्द समीकरण है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो ये यहाँ देखिए हमने इसके संकेत लिखे हैं Zn + H2SO4
लेफ्ट हैंड साइड में है एरो के। और फिर बाद में बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O राइट हैंड साइड में एरो के। ये है रासायनिक समीकरण। अब हम बात करते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट किया जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें रासायनिक दो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसका पालन होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि द टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो उत्पाद अभिकारकों से बनते हैं तो अभिकारकों में सभी अभिकारक सभी परमाणुओं का जो संख्या रहेगी वही संख्या हमारे उत्पाद में होगी। देखिए एक बार यहाँ अगर हम इस बात को करते हैं ऊपर चलते हैं, इस अभिक्रिया में यहाँ दिखाया गया है Zn प्लस H2 2HCl और ये दे रहा हमें ZnCl2 प्लस H2। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन जिंक का परमाणु कितना है 1, और चलिए जिंक कितने हैं यहाँ पे 1 और 2HCl का मतलब क्या हुआ 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन। और जो प्रोडक्ट हमारा बनता है इस प्रोजेक्ट में क्या बना ZnCl2। यहाँ पे Zn 1 है, उत्पाद में भी क्या है Zn 1 है, और Cl यानी 2HCl को अगर हम चाहें तो HCl यूँ कर सकते हैं, तो एक HCl ये एक Cl ये एक Cl यानी ये ZnCl2 प्लस में H2 गैस जो यहाँ है दिखाई दे रही H2 गैस। यानी इस अभिक्रिया में अगर हम बात करते हैं Zn प्लस 2HCl और जब हम देखते हैं जो उत्पाद बनता है ZnCl2 प्लस में H2। यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं 2 अभिकारक में, और उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं 2। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं जिंक के परमाणु की, जिंक का परमाणु 1 है और यहाँ पे जिंक का परमाणु 1 है, और यहाँ करते हैं कितना 2 Cl कितने हैं यहाँ पे 2। और अगर हम बात यहाँ करते हैं ये क्या है Cl2 क्लोरीन के परमाणु कितने हैं 2। यानी अभिकारकों में भी यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी अभी उत्पाद दोनों के अंदर जो परमाणु हैं उनकी संख्या समान है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह एक कौन सी संतुलित समीकरण है। इस समीकरण को क्या बोलते हैं संतुलित समीकरण। वह रासायनिक समीकरण है जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या सभी अभिकारकों और उत्पादों में एक समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और 2 अणु जल के बनते हैं और ऊष्मा निकलती है। यहाँ देखिए इसमें क्या दिखाया गया है हाइड्रोजन के 4 परमाणु हुए, और अगर हम बात यहाँ करते हैं यहाँ हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, और अगर हम अभिकारक में चलते उत्पाद में चलते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं। इस प्रकार यह एक संतुलित समीकरण है। अगले बात करते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है कि कभी कभी जब हम दिखाते हैं कि कोई भी क्रिया हमने दर्शा दी, उस क्रिया में जो परमाणु हैं उनके दाईं तरफ और बाईं तरफ यानी अभिकार के अंदर परमाणुओं की संख्या जो है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी ये क्या है रिएक्टेंट अभिकारक और ये क्या है प्रोडक्ट, उनमें जो परमाणुओं की संख्या वो असमान होती है। तो ऐसी समीकरण को क्या बोलते हैं हम एक कंकाली। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, हमने जैसे मैग्नीशियम रिबन को लिया और इसको जला दिया और ये क्या बन गया MgO। यानी ये जो रासायनिक समीकरण है ये हमें ये तो दिखा रही कि क्या अभिक्रिया हो रही है, यानी मैग्नीशियम जल रहा है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ मैग्नीशियम का कितने परमाणु है 1, यहाँ पे मैग्नीशियम के परमाणु कितने 1, यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं 2 और यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं 1। तो यहाँ अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करें तो वो बात यहाँ है नहीं। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण है ये समीकरण असंतुलित समीकरण है, यानी ये सिर्फ एक ये सिर्फ कंकाली समीकरण यानी जो हमें सिर्फ ये देती है कि कौन सा परिवर्तन हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है, परिवर्तन क्या है ये तो हमें पता चल रहा है, लेकिन इनके अंदर परमाणु की संख्या समान ही है। तो अब हम क्या करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे सरल मेथड कौन सा हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहला कौन सा है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड
ट्रायल मेथड कैसे, यहाँ हम देखेंगे, हम अभिकारक और परमाणुओं, अभिकारक में जो परमाणु हैं विभिन्न तत्वों के, उनको गिन लेते हैं, और जो उत्पाद है उनके अंदर विभिन्न परमाणुओं को गिन लेते हैं। अगर हम बात यही करते हैं, जो अभी हमने उदाहरण दिया था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और बनता है MgO, ठीक है। अगर हम यहाँ करते हैं मैग्नीशियम Mg और ये गया ऑक्सीजन, ये आ गया आपका रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के अंदर मैग्नीशियम की संख्या कितनी, 1। प्रोडक्ट के अंदर मैग्नीशियम की संख्या कितनी, 1। और ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। और प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं, 1। यानी यहाँ ये तो संतुलित हैं। यहाँ तो हम क्या करेंगे, इस तरफ अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, इस तरफ हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो ऑक्सीजन की समीकरण, ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, 2 परमाणु दोनों तरफ हो जाएंगे। हम यहाँ जब गुणा करते हैं तो हम क्या देखते हैं, अब अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ परमाणु क्या है, मैग्नीशियम के परमाणु यहाँ 1 है और यहाँ मैग्नीशियम के परमाणु कितने हो गए, 2, ठीक है। ऑक्सीजन के परमाणु तो दोनों तरफ कितने हो गए, 2-2, लेकिन मैग्नीशियम का परमाणु कब यहाँ कितना रह गया, 2 और यहाँ 1, तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी 2 से गुणा करते हैं। तो यानी अगर हम इसको यूँ करते हैं 2Mg + O2 और तीर के निशान के बाद 2MgO, यह जो समीकरण है ये एक संतुलित समीकरण है जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व की है। अगर हम इसको देखें तो इसको हम देख सकते हैं, देखिए ये हमारा क्या गया, मैग्नीशियम और ये क्या है, ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के अंदर कितने हैं मैग्नीशियम के परमाणु, 2। प्रोडक्ट के अंदर मैग्नीशियम के परमाणु कितने हैं, 2। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2। और अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2। यानी दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अंदर परमाणु की संख्या समान है। तो यह जो समीकरण है यह क्या कहलाएगी, संतुलित समीकरण, यानी अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड यानी संतुलित समीकरण। इस प्रकार हमने और उदाहरण भी यहाँ दिए हैं। देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं कुछ और उदाहरण, जिंक सल्फेट का, जिंक की अभिक्रिया दिखाई गई है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ZnSO4H2। यहाँ देखिए इस समीकरण के अंदर दिखाया है, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखिए हमने दिखा रखा है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, जिंक के परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ दोनों तरफ क्या हाइड्रोजन 1-1 है, यानी Zn प्लस में H2SO4 और ये क्या बनाता है हमारा ZnSO4 प्लस में H2। यहाँ देखिए हाइड्रोजन शुरू में भी 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2 हैं। सल्फर की अगर परमाणु की बात करें पहले भी 1 है और बाद में भी 1 है। ऑक्सीजन के परमाणु की बात करें तो पहले भी 4 हैं और बाद में भी 4 हैं। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो यहाँ यह जो समीकरण हमारे सामने बनती है यह एक संतुलित समीकरण है। अगला उदाहरण इसी प्रकार से दिया गया है। ये मैग्नीशियम का जो हम पहले कर चुके हैं मैग्नीशियम के बारे में, ठीक है। और ये अब हमारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक के बीच में दिए हुए प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ हमारे से प्रश्न पूछा गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है, क्यों? यानी इसको यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है, क्यों? उत्तर यहाँ दिया गया है। इसकी सतह की बुनियादें मैग्नीशियम कार्बोनेट की सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम को, ये जैसे मैंने उस पहले क्रियाकलाप में बताया था कि मैग्नीशियम जब वायु के संपर्क में रखा रहता है तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। जो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत है इसको जलने से रोकती है। इसीलिए जब भी मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो उसको जलाने से पहले इसको सैंड पेपर के साथ उसको साफ़ किया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है ये पाठ्य पुस्तक में से, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और ये तीर के निशान के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ हमने बनाया है इसको, हाइड्रोजन का संकेत होता है H2 + Cl2 और ये दोनों मिलकर के बनाए 2HCl। देखिए ये एक संतुलित समीकरण है। हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ कितने हैं, 2, और इसमें भी हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2। क्लोरीन के परमाणु यहाँ 2 हैं और यहाँ भी क्लोरीन के परमाणु 2 हैं। इस प्रकार से ये एक संतुलित समीकरण है। अगला हमारा प्रश्न इसने पूछा था, बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। इसके लिए संतुलित समीकरण लिखिए।
देखिए यहाँ हमने अभिक्रिया लिखी है। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला है BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है Al2SO4 होल थ्राइस। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट, चलो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए बेरियम का सूत्र क्या है BaCl2 और एल्यूमिनियम का सूत्र क्या है Al2SO4 होल थ्राइस। ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो हमारे यहाँ बनेगा BaSO4। क्या हुआ, देखिए ये Ba है, यहाँ SO4 कितने 3, यहाँ SO4 कितने 3, लेकिन इसने क्या लिया, केवल एक SO4 लिया, BaSO4। ठीक है, BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया। यहाँ बन गया एल्यूमिनियम और ये क्या क्लोरीन। एल्यूमिनियम से क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन जुड़ते हैं AlCl3। यहाँ पे एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी 2। क्लोरीन की कितनी होगी Cl 3 2 3 दूनी 6, 3 क्रॉस 2 6। तो यहाँ कितना हुआ, क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या कितनी है 2, इसलिए हम इसको संतुलित करने के लिए 3 से गुणा करते हैं। जब हम इसको 3 से गुणा करते हैं तो हमारी समीकरण क्या बनती है 3BaCl2 और एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखा हुआ था Al2SO4 होल थ्राइस। देखिए क्या बना था इसके अंदर BaSO4, एक बेरियम के साथ क्या है एक SO4 जुड़ता है। यहाँ पे हमारे पास SO4 कितने 3 और अब बेरियम कितने 3, तो यानी ये क्या 3 BaSO4 बन गया पा। तो अब हमारे पास यहाँ क्लोरीन कितने हैं 3 दूनी 6, हमारे पास एल्यूमिनियम कितने हैं 2। एल्यूमिनियम, ये एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन जुड़ते हैं, 3 क्लोरीन जुड़ते हैं AlCl3 बनता है। अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो एल्यूमिनियम कितने हो गए 2 जो है और क्लोरीन कितने हो गए 6 जो कि हैं। तो इस प्रकार से ये एक संतुलित समीकरण है। ठीक इसी तरह से हमने और अगला दिया हुआ है कि सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। यहाँ इसकी समीकरण हमने फिर लिखी है। यहाँ ये देखिए सोडियम का सूत्र क्या है Na और जल का सूत्र क्या है H2O। हम इस H2O को दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, खोल के HOH। ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शन करता है NaOH बनता है, ये क्या बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये हो गया हाइड्रोजन। प्लस में हाइड्रोजन क्या है एलिमेंटल फॉर्म में तो रह नहीं सकता, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगा। इसलिए अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं यानी हम Na कितने ले लेंगे 2 और H कितने ले लेंगे OH। चलो फिर देखते हैं NaOH और NaOH यानी कितना हुआ 2 NaOH हो गए और हाइड्रोजन ये निकल गया। यानी इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं जो हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, ये देखिए 2Na, अभी हमने किया था ना 2Na प्लस 2H2O यानी इसको अगर हम चाहें तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं HOH और HOH। ठीक है, तो यानी ये 2 अगर हम लिखें, इन 2 Na को भी हम यूँ लिख देते हैं Na। ठीक है, इसको यहाँ से काट देते हैं, ये एक NaOH बन गया और ये एक NaOH बन गया यानी 2NaOH और ये हाइड्रोजन गैस निकल गई H2। ठीक है, यही हमारी समीकरण है H2 गैस निकल गई। इस प्रकार से हमने देखा समीकरण संतुलित है। हम अब आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण में विभिन्न अवयव। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रासायनिक समीकरण के अंदर 2 अवयव होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक यानी जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व जो उनको हम अभिकारक बोलते हैं। दूसरा जो अवयव है एक समीकरण का वो है उत्पाद, जो अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ हैं, नए तत्व या यौगिक जो बनते हैं उनको हम अभिकारक बोलते हैं। इसमें कभी कभी हमें उत्प्रेरक की भी आवश्यकता होती है जो अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करता है। किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इन सब के साथ यह हमें स्पष्ट हो गया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण के प्रकार, कंकाली समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। अब अगर हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।